हम सब अपनी जिंदगी कुछ कुछ ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास टाइम ही टाइम है। हाँ। जैसे हमने अगले 100 साल की एडवांस बुकिंग कर रखी हो। हम फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, सपनों को कल पर टालते हैं और ऐसी छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं जो एक हफ्ते बाद शायद याद भी नहीं रहेंगी। सही बात है। लेकिन एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब बचते हैं, जिसका नाम लेने से भी हम कतराते हैं, मौत। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी चैप्टर द लॉ ऑफ डेथ डिनायल पर। बिल्कुल। और मैं पहले बता दूं, इसका मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि जिंदगी को एक नई, ज्यादा पावरफुल नजर से देखने के लिए इंस्पायर करना है। ये एक तरह का वेकअप कॉल है। ये बात ही अपने आप में कितनी अजीब है ना। हाँ, कि इंसान शायद अकेला ऐसा जीव है जिसे पता है कि वो एक दिन मरने वाला है। हमें अपनी मॉर्टैलिटी का पूरा एहसास है, और फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी इस एक सच्चाई को दबाने में, इसे इग्नोर करने में लगा देते हैं। हाँ, जैसे घर में कमरा और जिसमें जाना मना है। बिल्कुल, उस पे ताला लगाकर चाबी फेंक दियो। जैसे आज की हमारी बातचीत इसी ताले को खोलने की एक कोशिश है, ये समझने के लिए कि इस सच्चाई को नकारने का मनोविज्ञान क्या है और यह हमारी जिंदगी पर, हमारे फैसलों पर कैसे असर डालता है। तो चलिए इसी साइकोलॉजी को थोड़ा अनपैक करते हैं। ग्रीनी के मुताबिक हम मौत की सच्चाई को नकारने के लिए मोटे तौर पर 2 तरीके अपनाते हैं। पहला तो बहुत सीधा है, उसे पूरी तरह से डिनाई कर देना, मतलब दबा देना। हाँ। हम मौत को फ्यूचर में होने वाली किसी दूर की एक सैड इवेंट की तरह देखते हैं। हाँ। कुछ ऐसा जो अभी नहीं, बहुत बहुत बाद में होगा। हाँ, ये अभी बहुत टाइम है वाली सोच, ये हमारे कल्चर में, हमारी भाषा में इतनी गहराई तक बसी हुई है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालम-टोल। हाँ, टालम-टोल। वो किताब जो हमें लिखनी है, वो बिजनेस जो शुरू करना है, वो माफी जो मांगनी है, हम सब कुछ कल पर डाल देते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में ये गलतफहमी है कि कल हमेशा आएगा और हमारे पास कल का एक अंतहीन भंडार है। सही है। असल में ये डिनायल हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने से रोकता है। हम हमेशा भविष्य की प्लानिंग में या अतीत की बातों में खोए रहते हैं और आज हमारे हाथ से निकल जाता है। और दूसरा तरीका जो आपने बताया वो और भी ज्यादा सटल है और शायद ज्यादा खतरनाक भी। वो है अजेय होने का भ्रम, अ सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी। हाँ। ग्रीन कहते हैं कि जब लोगों को थोड़ी सी भी सफलता, पैसा या पावर मिलती है तो उनके अंदर एक अजीब सा ईगो आ जाता है। बिल्कुल, उन्हें लगने लगता है कि दुनिया के नियम उन पर लागू नहीं होते। एग्जैक्टली। ये एक साइकोलॉजिकल शील्ड बन जाता है। मैं इतना सक्सेसफुल हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना पावरफुल हूं, मेरे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है। हाँ, ये सोच उन्हें मौत की हकीकत से और भी दूर ले जाती है। वो अपनी मॉर्टैलिटी को भूल ही जाते हैं। ये एक तरह का ग्रैंडियोसिटी है जो उन्हें ही महसूस कराता है कि वो अमर है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मौत किसी का बैंक बैलेंस या सोशल स्टेटस देखकर नहीं आती। ये तो सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। ये बात वाकई सोचने वाली है। और ये डिनायल सिर्फ बड़े बड़े सपनों को टालने तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे रिश्तों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल, असल में सबसे ज्यादा असर वहीं पड़ता है। इसी डिनायल की वजह से हम छोटी छोटी बातों में, पॉइंटलेस फाइट्स में, जेलसी में फंसे रहते हैं। हम किसी से सालों तक नाराज रहते हैं, किसी छोटी सी बात को दिल से लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास इन सब चीजों के लिए बहुत समय है। रिकंसिलिएशन के लिए, माफी मांगने के लिए। हाँ, अरे कर लेंगे बाद में। लेकिन जब हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा और सामने वाले दोनों का समय लिमिटेड है, तो प्रायोरिटीज अचानक बदल जाती हैं। तब समझ आता है कि क्या सच में इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज है। ये सुनकर मुझे स्टीव जॉब्स की याद आ रही है। वो तो इस अजेय होने के भ्रम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे अपनी बीमारी से पहले। बिल्कुल, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एप्पल के सीईओ, एक विजनरी। ऐसा लगता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उन्हें कैंसर का पता चला और अचानक वो साइकोलॉजिकल शील्ड टूट गया। उन्होंने खुद अपने मशहूर स्टैनफोर्ड भाषण में कहा था, रिमेंबरिंग दैट आई विल बी डेड सून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आई हैव एवर एनकाउंटर्ड टू हेल्प मी मेक द बिग चॉइसेस इन लाइफ। ये बहुत पावरफुल लाइन है। उन्होंने कहा कि मौत का ये एहसास हर तरह के बाहरी दबाव, शर्म, नाकामी के डर सबको खत्म कर देता है। आपके सामने सिर्फ वही बचता है जो वाकई में जरूरी है। और उनकी जिंदगी में जो अर्जेंसी और फोकस उस डायग्नोसिस के बाद आया, हाँ, उसी का नतीजा था आईफोन, आईपैड और एप्पल की वो जबरदस्त वापसी।
मतलब मौत का सामना करने से उनमें निराशा नहीं बल्कि एक जबरदस्त क्लैरिटी आई। एग्जैक्टली। सोसमॉय में एक और उदाहरण है, एक व्यवसायी का जो पैसे कमाने की दौड़ में इतना अंधा हो चुका था कि अपने परिवार को ही भूल गया था। हाँ, ये क्लासिक स्टोरी है। वो आदमी जो मानता था कि पैसा ही सब कुछ है, जो अपने बच्चों के बर्थडेज और एनिवर्सरीज मिस कर देता था क्योंकि वो एक और डील क्लोज करने में लगा था। फिर एक दिन एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसकी जान बाल बाल बची और अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए जब उसे नहीं पता था कि वो बचेगा भी या नहीं, उसे पहली बार एहसास हुआ। क्या? उसे समझ आया कि उसका सारा बैंक बैलेंस भी उसे वो एक पल वापस नहीं दिला सकता जो उसने अपने परिवार के साथ खो दिया है। वो उसके लिए एक वेकअप कॉल था। बिल्कुल। उसकी प्राथमिकताएं रातों रात बदल गईं। पैसा कमाने की मशीन से वो एक ऐसा इंसान बन गया जो रिश्तों की कीमत समझता था। ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें हिलाकर जगाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस एहसास को पाने के लिए हमें हमेशा किसी क्राइसिस या ट्रेजेडी का इंतजार करना जरूरी है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर मैरी क्यूरी का उदाहरण बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। उनकी केस में कोई एक्सीडेंट या बीमारी नहीं थी। वो तो शुरू से जानती थी कि उनका काम रेडियो एक्टिव तत्वों पर रिसर्च कितना खतरनाक है। एग्जैक्टली। उन्हें पता था कि उनका समय शायद सीमित है, लेकिन इस एहसास ने उन्हें डराया नहीं, बल्कि उन्हें एक इनक्रेडिबल फोकस दिया। हाँ, और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दी। उन्हें पता था कि हर दिन, हर घंटा कीमती है। वो अपना समय फालतू की चीजों में बर्बाद नहीं कर सकती थीं। इसी अर्जेंसी की वजह से वो इतनी फोकस्ड होकर काम कर पाए और विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक तरह से बिना किसी क्राइसिस के अपनी मॉर्टैलिटी के साथ जीना सीख गई थी। तो अगर हम इन तीनों कहानियों, जॉब्स, वो व्यवसायी और क्यूरी को देखें तो एक कॉमन थ्रेड है। मौत का एहसास उन्हें पैरालाइज नहीं करता, बल्कि उन्हें फ्री करता है, उन्हें असली जिंदगी जीने की आजादी देता है। सही कहा। तो फिर अगर हम इन सब बातों को डिस्टिल करें तो एक आम इंसान अपनी जिंदगी में क्या सबक ले सकता है? मतलब व्हाट आर द कोर टेकअवेज? देखिए, ग्रीन इसे 4 मुख्य सबकों में बांटते हैं। पहला और सबसे जरूरी है, मृत्यु को गले लगाना सीखें। ये सुनने में थोड़ा मॉर्बिड लगता है, गले लगाना। इसका मतलब क्या है? क्या हम हर दिन मौत के बारे में सोचें? नहीं, गले लगाने का मतलब ऑब्सेशन नहीं है। इसका मतलब है एक्सेप्टेंस। अच्छा। इसे एक डरावने दुश्मन की तरह देखने के बजाय इसे एक सच्चाई की तरह देखें जो जिंदगी को मतलब देती है। यह एहसास कि हमारा समय लिमिटेड है, यही तो हर पल को कीमती बनाता है। ये बात तो है। अगर हमारे पास इनफाइनाइट टाइम होता तो किसी भी पल की कोई कीमत नहीं होती। ये एक्सेप्टेंस हमें जिंदगी को ज्यादा अप्रिशिएट करना सिखाती है। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा सबक क्या है? दूसरा सबक है, अपने अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करें। ये मैरी क्यूरी वाले उदाहरण से सीधा जुड़ा है। जब आपको पता है कि घड़ी चल रही है तो आप टालमटोल नहीं करते। आप अपने सपनों पर, अपने जरूरी कामों पर आज ही एक्शन लेते हैं। पर क्या इससे एक तरह की एंजाइटी पैदा नहीं होगी कि हमेशा एक रेस में भागते रहो, जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ग्रीन यहाँ पैनिक की बात नहीं कर रहे हैं, वो फोकस्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। फोकस्ड इंटेंसिटी? हाँ, ये फ्रैंटिक एनर्जी नहीं है बल्कि काम फोकस है। ये जानने का सुकून है कि आप अपना समय उन चीजों पर लगा रहे हैं जो वाकई में मायने रखती हैं, ना कि उन 10,000 चीजों पर जो सोसाइटी आपसे करवाना चाहती है। अच्छा, मतलब ये अर्जेंसी आपको ना कहना सिखाती है। बिल्कुल, अपनी बाउंड्री सेट करना सिखाती है। राइट। ये अर्जेंसी असल में डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने का एक टूल है। तीसरा सबक है, विनीत बने, हम्बल बने। हाँ, क्योंकि मौत के सामने हर कोई बराबर है। राजा हो या रंक, सीईओ हो या क्लर्क, सफल हो या असफल, अंत में सब एक ही जगह जाते हैं। जब ये एहसास दिल में उतरता है तो हमारा ईगो अपने आप छोटा हो जाता है। हमें समझ आता है कि जिन चीजों पर हम इतना घमंड करते हैं, पैसा, स्टेटस, फॉलोअर्स, वो कितनी टेम्परेरी है। ये एहसास हमें जमीन से जोड़े रखता है। और चौथा और शायद सबसे खूबसूरत सबक है, साझा मानवता का एहसास, अ सेंस ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी। बिल्कुल, ये जानना कि हर इंसान, चाहे वो हमारा दोस्त हो, दुश्मन हो या कोई अजनबी, वो भी उसी अंतिम यात्रा पर है जिस पर हम हैं। ये हमारे अंदर एक गहरी एम्पैथी और करुणा पैदा करता है। सही बात है। छोटे मोटे झगड़े, मतभेद, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ये सब बेमानी लगने लगते हैं। हमें समझ आता है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं,
और एक दूसरे से नफरत करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये चारों सबक अपने आप में पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक बात ग्रीन कहते हैं जो मुझे बहुत पावरफुल लगी। मृत्यु का भय वास्तव में जीवन का भय है। The fear of death is really the fear of life. हाँ, ये सुनने में एक पैराडॉक्स जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? ये इस पूरे चैप्टर का मतलब सार है। इसका मतलब है कि जो इंसान हर पल को पूरी तरह से जीने से डरता है, जो रिस्क लेने से डरता है, जो अपने पैशन को फॉलो करने से डरता है, जो लोग क्या कहेंगे के डर से अपनी जिंदगी जीता है, बिल्कुल वही इंसान मौत से सबसे ज्यादा डरता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक गहरा रिग्रेट होता है। उसे लगता है कि उसने अभी तक असली जिंदगी जी ही नहीं। मौत उसके लिए एक फुल स्टॉप की तरह है, जो उसे वो जिंदगी जीने का मौका दिए बिना ही आ गई जिसे वो जीना चाहता था। लेकिन जो इंसान हर दिन को पूरी तरह से जीता है, जो अपने सच के साथ जीता है, जो प्यार करता है, गलतियां करता है, सीखता है, उसके लिए मौत जिंदगी का एक नेचुरल कंक्लूजन है, एक दुश्मन नहीं। उसने अपनी पारी खेल ली है। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि समय की कमी ही जिंदगी को अनमोल बनाती है। इस पूरी चर्चा का जो भाव है वो सोर्स के समापन भाषण में बहुत खूबसूरती से सामने आता है। वो कहते हैं कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, वो एक शिक्षक है। वो हमें सिखाती है कि जिस पल को हम आज बोरियत में या गुस्से में बिता रहे हैं, वो पल किसी मरते हुए इंसान का आखिरी सपना हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक गिफ्ट है। हर धड़कन, हर सांस एक और मौका है, कुछ करने का, कुछ महसूस करने का, किसी से प्यार करने का। बिल्कुल। तो शायद अंतिम संदेश यही है कि अपने रिश्तों को जिएं, अपने जुनून का पीछा करें और हर सुबह इस एहसास के साथ उठे कि वाओ, आज मुझे फिर से एक दिन मिला है। जब मौत एक दुश्मन की जगह एक सलाहकार, एक दोस्त बन जाती है, तो इंसान हर डर से आजाद हो जाता है। वो समाज के दबाव से, छोटी छोटी चिंताओं से और अपनी ईगो से मुक्त हो जाता है। फिर वो एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसे मौत भी सम्मान के साथ देखे। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अगर कल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं आज क्या करूंगा? ये एक अच्छा सवाल है। हाँ, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल एक और सवाल है जिसे हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। वो क्या है? सवाल ये नहीं है कि अगर कल अंत हो, सवाल ये है कि अगर मुझे सिर्फ आज का दिन ठीक वैसा ही जैसा मैंने इसे जिया है, अनंत काल तक बार बार फॉरएवर जीना पड़े, तो क्या मैं इससे खुश होऊंगा? वाओ! ये विचार हमें हर एक दिन को एक मास्टरपीस बनाने के लिए इंस्पायर करता है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल है। इससे बेहतर सवाल इस चर्चा को खत्म करने के लिए हो ही नहीं सकता।